अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 का फॉर्म रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण करना चाहते हैं घर बैठे मोबाइल फोन से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। अच्छा, कोई भी आपको गलती या फिर जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक बार अगर आप फॉर्म को गलत तरीके से सबमिट कर देते हैं, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, चाहे आपकी कोई भी कास्ट कैटेगरी हो, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी बच्चों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने फॉर्म का रिन्यूअल करना है, ठीक है? तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम में जाना है। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है, ठीक है? सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इससे पहले 1-2 और काम कर लेना है। यहाँ पे आपको जितने भी आपके टैब वगैरह ओपन होंगे, इनको क्लोज कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके देखिए 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को यहाँ से अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है, नहीं तो आपके सामने समस्या क्रिएट हो सकती है आगे चल के, ठीक है? इतना काम कर लेना है। सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल रही है, इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे नीचे कई सारी चीजें, कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ऊपर ही देखिए एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन फ्रेश होगा और लॉगिन रिन्यूअल होगा। तो हम क्या करने आए हैं, नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल करने आए हैं, तो हमें तीसरे वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक किए रहना है। यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा क्लिक करना है, ठीक है? जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो भी कक्षा 9 और 10 के बच्चे हैं, अर्थात 9 में आपका फ्रेश फॉर्म फिलअप होता है, 10 में आप रिन्यूअल करते हैं, तो जो भी कक्षा 10 के बच्चे हैं रिन्यूअल करने आए हैं, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी कक्षा 12 अर्थात क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जो रिन्यूअल करने आए हैं, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जितने बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं यूजी, पीजी और डिप्लोमा के, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स हो गए, अर्थात 12 के बाद से या फिर 10th के बाद से कई सारे कोर्स होते हैं, जैसे आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। तो जितने भी आप कोर्स वगैरह करते हैं 10th के बाद से या फिर 12th के बाद से, तो आपके लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, अर्थात कहिए कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा वो, फिर चौथा दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो अगर आप अदर स्टेट से होंगे, पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? तो जो भी आपका होगा, ठीक है? 10 वाले बच्चे यहाँ पे, 12 वाले बच्चे यहाँ पे, यूजी, पीजी और डिप्लोमा के अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, तो आपका आपके लिए तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो जो भी आपका होगा उसको क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं कक्षा 12 के बच्चों का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स का सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे दिखा देगा, देखिए कि आपका 2026-27 का है, ठीक है? दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है स्कॉलरशिप का, क्योंकि आपने पहले भरा हुआ है फ्रेश फॉर्म, इस बार आपका रिन्यूअल करना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन में आपको ओटीआर नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है और इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब 2 समस्या आपके सामने क्रिएट हो सकती है कि सर मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है, लेकिन ओटीआर और पासवर्ड में क्या हुआ हूँ, भूल गया हूँ या फिर खो गया है। तो यहाँ पे इसी में नीचे की ओर स्लाइड करेंगे तो दोनों ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा फॉरगॉट ओटीआर, अगर आप ओटीआर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ओटीआर को प्राप्त कर सकते हैं, बेसिक से डिटेल्स मांगे जाते हैं, ठीक है? अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। दोनों सभी ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चे ओटीआर भूल गए हैं या फिर कहिए कि पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके सारी चीजों को जनरेट कर सकते हैं। अब चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे बस आपको क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, ठीक है? अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है चीजों को, ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर आप कोई भी गलती करते हैं, लापरवाही करते हैं, फिर आपके सामने समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस, यहाँ पे देखिए अगर आप इधर देखेंगे ग्रीन टिक में, तो आपके कितने ऑप्शंस ग्रीन है, केवल 3 ऑप्शंस आपके ग्रीन टिक रहेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन वाला, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? उसके बाद के जो ऑप्शंस है उसको आपको ग्रीन टिक करना होता है। तो आपको स्टेटस में इस साइड देखना है, इसमें देखेंगे तो ऊपर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, ये आपका पहले ही कंप्लीट होता है। प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, पहले से ही कंप्लीट होता है। मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु पहले से ही कंप्लीट होता है। फिर आय प्रमाणीकरण हेतु और एनपीसीआई सत्यापन हेतु ये भी आपका पहले से कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद से जो ऑप्शन दिख रहा होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहीं पे क्लिक करके आपको बेसिक से, रिन्यूअल में बहुत कुछ नहीं करना होता, बेसिक बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होता है। तो यहीं पे इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है बच्चों, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है?
अब उसके बाद से जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या करना है, आपको बैंक का अपना नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है कि आपका एनपीसीआई से मैप्ड होना चाहिए, फुल्ली ई-केवाईसी होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो उसको करा ज़रूर लेंगे, ठीक है? तो बैंक का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से बैंक आपका कहाँ पे है, किस जिले में है, उस जिले को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद से बैंक का ब्रांच कौन-सा है, तो जो भी आपका बैंक होता है उसका ब्रांच होता है कि हाँ, इस एरिया में, इस शहर में आपका ये ब्रांच है, ठीक है? तो आपके पासबुक पे लिखा रहता है, उस ब्रांच को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद से छात्र-छात्रा का बैंक खाता में अंकित नाम, जो भी आपका नाम है, जो आपके बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है? जिस भी प्रकार से, वो यहाँ पे सेम सेम आपको नाम फिलअप करना है। फिर उसके बाद से आईएफएससी कोड, तो ये आप आईएफएससी कोड वगैरह जब भी आप बैंक का कह लीजिए कि नाम चूज़ करते हैं, जो भी आपका, जैसे मान लीजिए कि आपका सेंट्रल बैंक हो गया या फिर स्टेट बैंक हो गया और ब्रांच का नाम चूज़ करते हैं, तो आईएफएससी कोड वगैरह ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर नहीं लेता है, तो आपको फिलअप कर देना है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आपका ले लेगा, ठीक है? फिर उसके बाद से छात्र-छात्रा का बैंक खाता संख्या, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, उसको आपको यहाँ पे करिए कि सही तरीके से फिलअप करना है। और फिर उसके नेक्स्ट वाले ऑप्शन में बैंक खाता संख्या दोबारा, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए 2 बार आपसे पूछता है, दोनों में आपको सेम बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करना है। यानी कि इसमें आप बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे और उसी को सही-सही फिर से आपको इसमें फिलअप करना होता है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद से 7वां ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, छात्र-छात्रा के माता-पिता के बारे में। यहाँ पे आपको चुनना होता है अपने माता-पिता के बारे में कि आपके माता-पिता हैं। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे, तो पहला आएगा कि आपके माता-पिता दोनों जीवित हैं, दूसरा आएगा केवल माताजी जीवित हैं, तीसरा आएगा केवल पिताजी जीवित हैं, चौथा आएगा केवल माता-पिता दोनों कहिए कि जीवित नहीं है। ठीक है? तो आपके केस में जो भी होगा, अगर आपके दोनों माता-पिता जी हैं, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ, मेरे माताजी, पिताजी दोनों हैं। नहीं होंगे, कोई एक नहीं होगा, तो केवल माताजी अगर जीवित है, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, केवल पिताजी जीवित है, तो उनको सिलेक्ट कर लेना है। अगर दोनों लोग इस दुनिया में नहीं है, तो आपको चौथा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो जो भी आपके सामने केस होगा, उस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से एक और आपके सामने नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि हाँ, जैसे इस पे सिलेक्ट कर लेंगे अपने माताजी और पिताजी के बारे में, उसके बाद से पिता का व्यवसाय पूछेगा और माताजी का व्यवसाय पूछेगा, ठीक है? तो पिताजी का व्यवसाय क्या है, तो इस पे क्लिक करेंगे, तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या, अगर आपके कहिए कि सरकारी विभाग में रहते हैं, तो आपको सरकारी चूज़ कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी सरकारी विभाग में रहते हैं, तो सरकारी चूज़ कर लेना है। अगर आप कहिए कि कोई दुकान वगैरह चलाते हैं, फिर कोई काम वगैरह करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, तो आपको व्यवसाय चूज़ कर लेना है। या फिर अगर आप प्राइवेट, मान लीजिए आपके पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में काम वगैरह करते हैं, तो प्राइवेट ऑटोनोमस चूज़ कर लेना, ठीक है? तो ऐसे सीधे समझ लीजिए कि अगर आपके कह लीजिए कि पिताजी अगर सरकारी विभाग में होंगे, तो सरकारी सेवा चूज़ कर लेना है, अगर नहीं होंगे, तो प्राइवेट ऑटोनोमस आपको चूज़ कर लेना है। फिर उसी के नीचे माताजी का व्यवसाय पूछेगा, तो माताजी के व्यवसाय में अगर सरकारी विभाग में वो होंगे, टीचर वगैरह या फिर समथिंग, तो सरकारी सेवा चूज़ कर लेना है। अगर नहीं होंगी, तो आपको नीचे दिख रहा होगा गृहिणी, यानी कि कहिए कि हाउसवाइफ एक तरीके से, उसको आपको चूज़ कर लेना है और कुछ नहीं चूज़ करना है, ठीक है? फिर उसके बगल में देखिए वार्षिक आय का ऑप्शन, 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? तो आपने इनकम सर्टिफिकेट आय किसका लगाया होगा? जिसका भी लगाया होगा, अपने माताजी के नाम का लगाया होगा या फिर पिताजी के नाम का लगाया होगा, तो उनका यहाँ पे आय, जो भी आपकी इनकम सर्टिफिकेट में आय आपकी फैमिली की मेंशन है, आपका 42,000 होगा, 80,000 होगा या फिर कहिए कि 1,20,000 होगा, 1,80,000 होगा, जितना भी होगा, वो सेम सेम यहाँ पे आपको वार्षिक आय फिलअप करना है। किसके सामने फिलअप करना है? अगर आपने पिताजी का आय लगाया है, तो पिताजी की आय में यहाँ पे लिखा होगा कि हाँ, वो सालाना आय हमारे कह लीजिए कि 1.5 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे फिलअप कर देना है। और उसमें पिताजी वाले में और माताजी वाले में आपको 0 फिलअप कर देना है, ठीक है? अगर आपने माताजी का लगाया है, तो माताजी वाले में आपको फिलअप कर देना है, जितना भी आपका आय उस पे लिखा होगा इनकम सर्टिफिकेट पे कि हाँ, 1,80,000 मेरे कहिए कि फैमिली की वार्षिक आय है। और पिताजी वाले में आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है? तो जो भी आपका जिस भी कहिए कि पर्सन के नाम का अर्थात गार्डियन के नाम का आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा, उनके सामने आपको क्या कर देना है, इनकम जो भी आपका होगा उस पे लिखा होगा उसको फिलअप कर देना है और दूसरे वाले पर्सन में आपको 0 कर देना है। उसके बाद से कुछ नहीं करना है, इस कैप्चा को फिलअप करके आपको यहाँ पे कहिए कि फिलअप कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? अब चलिए सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सबमिट पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे दिखाएगा कि आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक संशोधित हो चुका है। अगला चरण जाँच हेतु आवेदन प्रिंट कर लीजिए, यानी कि आपका जो फॉर्म है एक तरीके से संशोधन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करना है, तो यहाँ पे होम वाले पेज पे आपको क्या कर लेना है, आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही होम पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब हमारा क्या हो गया है, फॉर्म जो है वो फुल्ली तरीके से एक तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ, फुल्ली तरीके से आपका फॉर्म क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए, कभी-कभी ये होता है कि ये एक ही बार आपको मौका मिलता है। यहाँ पे कभी-कभी ये होता है कि आपको लॉक करना होता है यहाँ से आकर के, ठीक है? और कभी-कभी ये होता है कि एक ही बार आपको मौका मिलता है, दोबारा आपका यहाँ पे ओपन होता ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे इनका जैसे फिल अप हो गया है, सही-सही सारी चीज़ें फिल अप हो गई।
अब यहाँ पे ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हुआ क्योंकि एक बार आपको मौका मिला है, आपने फिलअप कर लिया, सबमिट कर लिया। तो जब भी आप फिलअप करने जाएँगे वहाँ पे गलत डिटेल्स बिल्कुल आपको नहीं फिलअप करना है, सही तरीके से इत्मीनान से आराम से ओपन करना है और डिटेल्स को फिलअप करना है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, सारी स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है? यहाँ पे इसीलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये लाइव करके, ठीक है? मतलब कि ये लाइव है, ठीक है? फिर उसके बाद से आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, यहाँ पे देखिए संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है? इसी वाले ऑप्शन पे क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका देखिए यहाँ पे प्रिंट करके आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सब ऊपर आपके डिटेल्स रहेंगे, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको एक बार। यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2026-27 का है और यह यहाँ देखिए 26/8/2026 की डेट में यहाँ पे देखिए और शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु और रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण का फॉर्म है। तो ये आपका इनका कह लीजिए ओरिजिनल और फाइनल प्रिंट भी यहाँ पे तुरंत निकल गया, ठीक है? अब इसी में नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, सारी चीज़ों को देख सकते हैं आप कि क्या-क्या आपको कॉलेज में जमा करना है, इसके बारे में कई बार मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर के 1 से लेकर के यहाँ पे 8 तक दिख रहा होगा और उसके बाद से आधार कार्ड और मार्कशीट वगैरह 10th की, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में ले जाकर के और ये जो फाइनल प्रिंट निकला है 3 पेज का, इसको लेकर के आपको लास्ट डेट से पहले कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो यही बस आपके रिन्यूअल का सिंपल और कहिए कि आसान सा प्रोसेस है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी कोई संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।